कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2016 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीडीपी के जो यानी बाल विकास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन करने के बाद आपको बताने हैं कि कमेंट सेक्शन में आपके कितने राइट मार्क्स हो पाए, जिससे कि आपको लगे कि मेरी तैयारी इतनी बेहतर तरीके से हेल्पफुल है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उनके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप वहाँ पर देखते हैं तो आपको ऐसा फील वहाँ पे क्वेश्चन का जो टफ है या सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति कैसी है, वो बेस कैसा है, वो आपको समझ आ जाती है। तो आज हम कवर करेंगे यूपी टेट 2016 दिसंबर वाले। यहाँ पर यूपी टेट 2016 में 2 बार एग्ज़ाम्स हुए थे, आपको पता है, एक फरवरी में और एक दिसंबर में। ये दिसंबर 2016 की हम यहाँ पर क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए, आपको यहाँ पर 100% की गारंटी ली जाती है, क्योंकि आप यहाँ पर जितने 3 तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं। सबसे पहले आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपको लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं। ये तीनों चीज़ें अगर आप कवर करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलती है यूपी टेट की, या फिर आप सी टेट की तैयारी जो भी कर रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जो जिन प्याजे हैं, वो जिन प्याजे के बारे में हमने लेक्चर वीडियोस कवर कर चुके हैं। आपको यहाँ पर बताने हैं कि प्याजे जो हैं मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। तो राइट आंसर आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर आप जल्दी इसका बता सकते हैं। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन के जब जिन प्याजे की बात है, जिन प्याजे के बारे में हमने इतने बेहतर तरीके से टॉपिक को कवर किया है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास, कोग्निशन डेवलपमेंट के बारे में, कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जिन प्याजे ने इसका सिद्धांत दिया था। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जब मानव शरीर का एक भाग दिए गए प्रशिक्षण का अंतर दूसरे भाग में होता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताने हैं, जब मानव शरीर का एक भाग दिए गए प्रशिक्षण का दूसरे भाग में होता है तो उसे क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर राइट आंसर इसका बता सकते हैं। इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होने हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, द्विपार्श्विक अंतरण। जब मानव शरीर एक भाग दिए गए भाग से प्रशिक्षण अंतर दूसरे भागों में होते तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, दिए गए प्राप्तांक के समूह में जो प्राप्तांक बहुधता सबसे अधिक बार आता है तो उसे क्या कहते हैं। बहुलांक, मध्यमांक, मध्यांक, मानक, विचलन। या ये क्वेश्चन आपको बताने हैं कि दिए गए प्राप्तांक समूह में से जो प्राप्तांक बहुधता से संबंधित होती है, अधिक बार आता है, तो उसे आप किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए सिंपल सी बात तो करेंगे। प्राप्तांक की बात करें तो ये स्टैटिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है। आपको स्टैटिक्स भी इसे बोलते हैं। सांख्यिकी के क्वेश्चन में अगर समूह में प्राप्तांक बहुत यानी बहुत बार बार रिपीट आता है तो उसे बहुलांक कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुलांक कहेंगे। चलिए, हमने आपके लिए सीडीपी के जो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे थे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 साल के हम करवा दिए हैं। आज हमारी 2016 की दिसंबर 2016 की यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप 2016 दिसंबर की क्वेश्चन को कवर करेंगे। उसके बाद कल फिर हम दूसरे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट लाएंगे,
जिसमें से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे और ईवीएस की भी प्रैक्टिस सेट चल रही है, मैथ्स की भी प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो सभी का आप कवर करेंगे। आपको इस बार जो सक्सेस का मंत्र देना है, सक्सेस का मंत्र 3 स्तंभों पे क्या के आधार पे हमने यहाँ पर आपके सामने शेयर करने की कोशिश की है। देखते हैं कि इस बार हमारी स्ट्रेटजी कितनी बेहतर होती है। पहला है कि आपको नोट्स लेने हैं, नोट्स लेने से आपको कंटेंट क्लियर हो जाते हैं। दूसरा, आपको लेक्चर वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो देखने हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेना है। ये तीनों चीज़ अगर आप करते हैं तो 100% सफलता आपके कदमों में होगी। इस बार यूपी टेट पास हो जाने हैं। ठीक है, तो इसी निश्चय के साथ हम आगे बढ़ते चलते हैं। डेली हर रोज़ क्लास आपको मिलती रहती है, तो आप हमारे चैनल पर 100% सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको बार बार जो नोटिफिकेशन आती है वो सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलती है। तो आगे बात करते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। क्या इसमें से 5 सेकंड से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका राइट आंसर यहाँ पर कवर कर लेंगे। क्रिया प्रस्तुत जो अनुबंधन दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। क्रिया प्रस्तुत किसने दिया था? यहाँ पर आपको आपके सामने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी एफ स्किनर। क्या हो जाएगा? बी एफ स्किनर। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रिया प्रस्तुत का जो मतलब क्या होता है, इसके तात्पर्य क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है क्रिया प्रस्तुत। ये क्रिया प्रस्तुत की अगर हम बात करें, इसका जो आशय होता है ये ऐसी चीज़ों से, क्रिया प्रस्तुत के तात्पर्य कोई कार्य इसके व्यवहार से है, ऐसा कोई कार्य जिसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और परिवर्तन आने के साथ साथ प्राणी कुछ सीखता है, तो उसे हम क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कहते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कहते हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन कहते हैं, कुछ भी दो चीज़ों में से यहाँ पर कहते हैं। चलिए आगे की बात करेंगे हम। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम, व्यवहारात्मक अधिगम, विकास का सिद्धांत अधिगम, विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अधिगम। ये जो आप नोट्स पढ़ेंगे, सबसे पहले आप जो नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स में अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अलग अलग सिद्धांत को यहाँ पर कवर किए गए हैं। ऐसे कुछ सिद्धांत जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, सभी को वहाँ पर डिटेल में लॉजिक एंड ट्रिक के साथ डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया है कि क्रिया प्रस्तुत अल्बर्ट बंडूरा कौन सा सिद्धांत संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा के बारे में आप बताइए, कौन सा सिद्धांत संबंधित है? जब भी आप क्रिया की एल्बर्ट बंडूरा की बात आए तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में आप यहाँ पर देखते होंगे, हमने लेक्चर वीडियोस में आपको बताया था। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, हमने आपको लॉजिक क्या बताया था, एक एल्बर्ट है, ठीक है, एक एल्बर्ट और बंदर है। एल्बर्ट नाम का एक बंदर है जो समाज में सीखता है, क्योंकि बंदर जो सामाजिक प्राणी तो नहीं है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन मनुष्य और बंदर में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिलती है। 98% इन दोनों के डीएनए मैच करते हैं। तो इस आधार पे हमने यहाँ पर क्या नाम रखा है, एल्बर्ट नाम रखा है, बेंडूरा से बंदर का नाम रख दिया। दोनों मिलके क्या करते हैं, सामाजिक अधिगम सीखने की कोशिश करते हैं। कौन सी अधिगम? सामाजिक अधिगम। जैसे हम लोग मनुष्य जाति होते हैं जो होमोसेपियंस जो कहते हैं, वो सामाजिक प्राणी है, तो इसीलिए एल्बर्ट का बंदूरा जो है बंदर, वो सामाजिक प्राणी होने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? विनय साइमन ने, स्टर ने, टर्मन ने, सीरिल बर्ट ने। किसने दिया था? यहाँ पर आपको बताने हैं कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, कितनी बार हमने कवर कर चुका है, हमने आपको कवर करके बताया है। मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाने हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऐसा इनमें एक नियम होगा, 4 नियम आपके सामने है जो सीखने का नियम नहीं होगा। आपको नहीं वाले को ढूंढना है।
तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। कितनी सेकंड? 5 सेकंड। सिर्फ 5 सेकंड आपको यहाँ पर देने हैं, ज़्यादा समय आप मत दीजिए, क्योंकि कभी भी हम जब आपको लेक्चर वीडियोस पढ़ाए हैं और आपने भी लेक्चर वीडियोस पढ़े हैं तो वहाँ पर आपको तनाव का भी नियम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, ये तीनों नियम किसने दिया था, ये तीनों नियम कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था, आपको उस मनोवैज्ञानिक के नाम बताने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तनाव का नियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाने हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। सीखने में संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। बिल्ली, कुत्ते, बंदर, चूहे, किस पर किया? सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। सीखने जो के जिसके सीखने के जो संबंध हैं वो प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने, पावलोव ने प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर, किस पर किया? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते पर किया। कोई सोचने वाली बात नहीं, किस पर किया था? वो कुत्ते पर किया था। कब किया था? अगर बात करें अनुकूलन अनुक्रिया, कौन सा दिया था सीखने का प्रतिक्रिया जो दिया था? पावलोव महोदय ने अनुकूलन अनुक्रिया किया था। ये अगर बात करें कब किया था, तो 1904 में ये किया गया था। कब किया गया था? 1904 में किया गया था। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे 2016 दिसंबर वाली जो एग्ज़ाम्स हुई थी, उन एग्ज़ाम्स में सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं इस बार। 10 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि टोटल अगर आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, या तो परिभाषा आई है, या तो सिद्धांत से संबंधित आई है, या किसने कौन सा सिद्धांत या उससे संबंधित आई है। तो इन टॉपिक को कवर करने के लिए आप सिंपल सी चीज़ें क्या करेंगे, आप नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ने के लिए पढ़ने के बाद आपको आसानी से यहाँ पर कवर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने कई बार आपको मेंशन करके बता दिया है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर महोदय ने दिया था। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। कार्य को आरंभ करना है, जारी रखना है और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सा करती है? प्रेरणा करती है, संवेदना करती है, सीखना करती है, या प्रत्यक्षीकरण? क्या होगा इनमें से राइट आंसर, ये आपको बताने हैं। कोई कार्य आप शुरू करते हैं तो प्रेरणा से शुरू करते हैं, किसी से सीखते हैं, किसी को देखते हैं, आपको मोटिवेट होते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये कार्य बेहतर कर सकते हैं, उसे जारी भी रखते हैं तो आप उसमें भी एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है, जिसको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और नियमित जो रेगुलर अगर करते हैं तो वो भी, उसमें भी आपको मोटिवेट होनी चाहिए। मोटिवेट होंगे, या अगर डीमोटिवेट होते हैं तो कोई कार्य को ना तो शुरू कर सकते हैं, अगर शुरू भी कर लिए तो उसे जारी नहीं कर सकते, अगर जारी भी रख लिए तो नियमित रेगुलर नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मोटिवेशन यानी प्रेरणा। संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण, ये अलग चीज़ें हो जाती हैं इनमें से। विस्मृति कम करने के उपाय हैं सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। क्या राइट आंसर होंगे? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। सवाल पूछा है यहाँ पर कि विस्मृति कम करने के उपाय क्या हैं। तो यहाँ पर पाठ की पुनरावृत्ति अगर हम करेंगे तो यहाँ पर विस्मृति क्या हो जाएगी? कम होने शुरू हो जाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत है यहाँ पर, आसानी से कवर करते चलेंगे। क्रोध वह भी प्रकार है अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। क्रोध के और कौन से प्रकार हैं यहाँ पर आपको बताने हैं। क्रोध और कौन कौन से प्रकार के रूप में आते हैं?
क्रोध की बात करें तो क्रोध क्या है, एक सबसे पहले एक संवेग है, इमोशन है। इमोशन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, भय आती है, घृणा आती है, वत्सल आती है, आश्चर्य आती है, दुख आती है, खुशी आती है। तो ये सभी चीज़ें क्रोध के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। क्रोध उसी में आती है क्योंकि आपके मन में संवेग जहाँ पर बात होती है वो मानसिक संरचना से होती है। किससे होती है, मानसिक संरचना से संवेग होती है। अगर मानसिक संरचना से संवेग होती है तो मस्तिष्क में घृणा भी आती है, प्यार भी आती है, दुख भी आती है, एहसास भी होती है, फीलिंग भी आती है, गुस्सा भी आती है। तो क्रोध उसी के गिनती में आते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। क्या नकल है आपको यहाँ पर बताने हैं। हमने आपको कहा था जब बच्चा किसी दूसरे से कोई चीज़ सीखता है, किसी के व्यवहार को देख के सीखता, आपके शिक्षक आपके व्यवहार को बच्चे देख के सीखता है, तो उस सीखने को हम क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकरण। क्योंकि बच्चा देख कर सीखता है, किसी चीज़ों को अगर बच्चा देख कर सीखता है तो उसे अनुकरण कहता है। तो वही चीज़ है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार, क्योंकि आंतरिक व्यवहार तो हो गए नहीं, बाह्य व्यवहार को नकल करता है। तो उसे किस आधार पे हम गिनती देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी गिनती रखेंगे, अनुकरण के आधार पर रखेंगे। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने के सहायता करता है तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, प्रशिक्षण हस्तांतरण या सीखना। इनको हम क्या कहते हैं इसे आपको यहाँ पर बताने हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएंगे सकारात्मक, पॉजिटिव प्रशिक्षण स्थानांतरण हो जाएंगे। कारण क्योंकि यदि पूर्व ज्ञान के पास अगर अनुभव है, जब कोई आप काम कर रहे हैं, पहले काम कर चुके हैं, उसका अगर आपके पास अनुभव है तो उस अनुभव को आप सीखते हैं तो नई सीखने के प्रकार में आने वाले समय में उसे सहायता प्रदान करती है। तो यह सकारात्मक प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं। सीख सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। क्या कहते हैं आपको, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आप लगाइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विस्मृति। ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे सी, विस्मृति हो जाएंगे। टर्मन के अनुसार 90 - 100, 90 से 100 या माइनस नहीं, 90 से 100 बुद्धि लब्धि का माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेणी। तो श्रेणी बुद्धि, तो हमने आपको टर्मन के अनुसार 90 से 100 के बीच में बुद्धि लब्धि को आपको बताए थे। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कि कौन से आपसे यहाँ पर सही होंगे, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या श्रेणी बुद्धि। क्या हो जाएंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। अगर हम बात करें 90 से 100 के बीच में जो आपके बुद्धि लब्धि होती हैं वो नॉर्मल की गिनती में आते हैं, ठीक है, नॉर्मल की गिनती में आते हैं, मतलब सामान्य बुद्धि के गिनती में आते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका बुद्धि लब्धि निकालने की जो आपके पास फॉर्मूला क्या होनी चाहिए, बुद्धि लब्धि होनी चाहिए, बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। उसके बाद बराबर मानसिक आयु वास्तविक आयु गुना 100, मानसिक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु गुना 100। इसको हम क्लियर कर लेंगे, जो आपके सामने आएगा वो आपके पास 100% सही आंसर हो जाएंगे। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों की मनोविज्ञान। क्या है हॉल का सिद्धांत से संबंधित, राइट आंसर बताने आपको। अगर हम यहाँ पर हॉल महोदय की बात करें तो यहाँ पर किशोरों का मनोविज्ञान कहते हैं, किसको कहते हैं, किशोरों का मनोविज्ञान हम
हॉल के बारे में कहते हैं। मानव व्यवहार में मनोलैंगिक विकास को निम्न में से महत्व दिया था। कमेनियस, हॉल, विलिंगवर्थ, होलिंगवर्थ या फ्रायड। किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। मनोलैंगिक विकास की यहाँ पर बात है तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, कोई सोचने वाली बात नहीं। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अगर इसके बारे में डिटेल बात करेंगे तो डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा लेक्चर वीडियो का, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? डब्लू डब्लू बूंट ने, सिगमंड ने, पावलोव ने, वाटसन ने। बहुत बार हमने लेक्चर वीडियो इस संबंध में कवर करके रखे हैं। किसने दिया था? चलिए, यहाँ पर मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला डब्लू वुंट ने दिया था। क्या है? यहाँ पर हो जाएगा वुंट ने दिया था। कब दिया था? 1869 ईस्वी 79 ईस्वी में इन्होंने बताया था। अगर इसकी बात करें तो ये किसने कहाँ पर किया था? जर्मनी में दिया था। जर्मनी दुनिया का पहला प्रयोगशाला इन्होंने ही स्थापित किया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांच ब्रेंटो ने, मैक्स मैक्स वर्दिमर ने, एरिक रूबिन ने, कार्ट लेन ने। गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत भी अगर आपसे पूछे तो गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत, ये बिहार बी टेट में एक क्वेश्चन भी आया था और यूपी टेट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर वाले सेशन में। तो ये दो दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको गेस्टाल्टवादियों का मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? आपको यहाँ पर बताने हैं। इसमें बहुत सारे मनोविज्ञानी हैं। मनोविज्ञान की अगर हम यहाँ पर बात करें, गेस्टाल्टवादियों का मनोवैज्ञानिक किसने दिया था? मैक्स वर्दिमर ने दिया। 1912 ईस्वी में इसको दिया था। मैक्स कोफका, कोहलर, वर्दिमर, लेनिन, ये सभी मनोविज्ञानी इसके संबंधित थे। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। ठीक है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। अगर यहाँ पर संगणन सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर संगणन सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्मृति से संबंधित है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादी से, संरचनावादी से, मनोविश्लेषकों से, गेस्टाल्टवादियों से। क्षेत्र का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? आपको यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर विद इन 5 सेकेंड में आप इसके राइट आंसर दे पाएंगे। बहुत बार हमने इसे कवर करके रखे हैं हम लोग। भाटिया बैटरी का प्रयोगशाला के निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। भाटिया बैटरी किससे प्रयोगशाला संबंधित रखता है? इसे आपको बताने हैं। चलिए, अगर हम भाटिया बैटरी की बात करें तो इसका पूरा नाम पहले आप देख लीजिए। प्रोफेसर सी एम भाटिया। क्या नाम है इसको? प्रोफेसर सी एम भाटिया नाम है इसको। ठीक है, सी एम भाटिया नाम है इसका। पहली बात बताते हैं इसके फुल फॉर्म आपको देख लेंगे, हमने नोट्स में मेंशन करके रखा है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये किसकी बुद्धि का मापन हेतु इसकी ये संबंधित भाटिया बैटरी का परीक्षण है। कब किया था? 1953 ईस्वी में ये किया था। ठीक है, ये इतनी जानकारी इनके लिए सफिशेंट है, आप इसे देख लेंगे। अभिक्रमिक योजन अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन ने। किसने दिया? अभिक्रमायोजित किसने दिया था? आपको यहाँ पर बताने हैं। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। प्रोफेसर बी एफ स्किनर ने क्या? बी एफ स्किनर ने दिया था।
व्यवहारवादी क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि परबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। क्या कहते हैं इसे? इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। सिंपल क्वेश्चन, इसका अधिगम होगा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा डिटेल में नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन ही बेहतर तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जहाँ क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होती है हम आपको डिटेल में डिस्कस करके बताते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टचाइल्ड सिद्धांत। किसका सिद्धांत है आपको यहाँ पर बताने हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपको यहाँ पर बताने हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? फ्लूइड तथा क्रिस्टचाइल्ड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाने हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? 80, 100, 110, 125। हमने बुद्धि लब्धि यानी मानसिक बुद्धि लब्धि की जो निकालने की फॉर्मूला है वो बता दिया। आपको यहाँ पर बताने हैं क्या हो जाएगा। चलिए अब एक बार देख लेते हैं। 8 वर्ष का एक लड़का है, सुधीर नाम है उसका। क्या नाम है? सुधीर नाम है। सुधीर की आयु क्या हो जाएगी? सुधीर की आयु क्या हो जाएगी? सुधीर की आयु बट्टे यहाँ पर वास्तविक आयु दे देते हैं। ठीक है, वास्तविक आयु दे देते हैं गुना 100 हम करेंगे। इसके बारे में हमने पता है मानसिक आयु और वास्तविक आयु। मानसिक आयु की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितनी है? 10 है। उसके बाद वास्तविक आयु 8 है गुना 100 है। ठीक है, इसे आप कवर करके देख लें। इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। सॉरी, 1,000 हो जाएंगे। 1,000 को गुना कर डिवाइड करेंगे 8 में तो काटेंगे तो 125 आंसर आएगा। तो यहाँ पर 125 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जैम लैंग सिद्धांत, हाइपोथैमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आपको यहाँ पर कौन सा सिद्धांत आपको संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैम लैंग सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाने हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कहलाता है द्विंद, कुंठा, चिंता, तनाव। कौन सा तन कहलाता है संवेग? यहाँ पर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, चिंता कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा चिंता। कोहलर का सिद्धांत निम्न में से विकास से संबंधित है? कोहलर का सिद्धांत कौन से विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। किस विकास से संबंधित है कोहलर का सिद्धांत? जब भी आप कोहलर की बात करते हैं, कोहलर के बारे में जब भी आपको सवाल आते हैं तो सिंपल सी बात है, नैतिक मोरालिटी से संबंधित है। कोहलर का विकास मोरालिटी यानी नैतिकता से संबंधित है। ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपको 30 में से कितने राइट आंसर आप कर पाएँ। इस बार यूपी टेट 100% यूपी टेट क्लियर करेंगे। इस बार यूपी टेट पार करेंगे 100%। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले लेनी है। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। हम यहाँ पर 3 स्तंभों पर यहाँ पर कोशिश किए हैं इस बार कि 3 स्तंभों पर खड़े होंगे, उस स्तंभों को क्लियर करेंगे और यूपी टेट पास करेंगे। सबसे पहला आपको नोट्स लेना, दूसरा आपको लेक्चर वीडियोस देखने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। ये तीनों करेंगे तो इस बार 130 प्लस मार्क्स यूपी टेट में हमें लाने हैं।
तो आप क्या करेंगे, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे आप। फिर आपके पास नई एक वीडियो आने वाली है। इसके बाद जो वीडियो आती है, मैराथन क्लास आएगी, ईवीएस की क्लास आएगी, हिंदी की क्लास आएगी, मैथ्स की क्लास आएगी। यूपी टेट जैसे कवर करेंगे, उसके बाद हम सी टेट के एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे, क्योंकि यूपी टेट जो एग्ज़ाम्स है तो वो सिर्फ आप एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम्स है, एक टेस्ट एग्ज़ाम्स है, ना कि ये आपको जॉब नहीं देती है। यूपी टेट एग्ज़ाम आपको जॉब बिल्कुल भी नहीं देती है। तो क्वालिफाइड एग्ज़ाम या तो आप यूपी टेट को पास करें या तो आप सी टेट को पास करें, दोनों ही वैलिड है यूपी में। तो दोनों में से एक पास कर लेनी चाहिए। अगर दोनों में से एक पास करते हैं तो आपको आराम से यूपी टेट क्वालिफाइड के जैसे ही आपको मर्तबा मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप सुपर टेट में एलिजिबल हो जाएंगे, सुपर टेट क्वालिफाइड करेंगे तब आपकी जॉब लगभग पक्की होने के चांसेस रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको टेस्ट सीरीज़ जो कैसी लगी, दिसंबर 2016 का हमने टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट किया, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किया उसको कवर किया, तो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।